आज डिस्कशन करेंगे ना उसकी कोर थीम क्या है कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग क्विक मनी, वी आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू सडनली डोंट गेट पुअर। कोई भी बंदा जो इसको देख रहा है वो स्टार्ट कहाँ से ले इन्वेस्टिंग का। कि एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है मेरे ख्याल में। अगर आप कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है इररिस्पेक्टिव कि उस पास कितना अमाउंट है और वो 5,000 अफोर्ड कर सकता हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? आपके पास जितने भी पैसे, चाहे वो 5,000 हैं, चाहे 5 लाख हैं, चाहे 5 मिलियन हैं, जो कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे वो है ऑल वेदर फंड। कि आप ऐसे इन्वेस्ट करें कि रिगार्डलेस ऑफ के इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है। आपने वॉरेन बफेट का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में एकदम आया कि क्या सिर्फ आप वॉरेन बफेट की मेथोडोलॉजी को देख रहे हैं या कुछ और लोग भी हैं या सिर्फ ये? देखिए, इसमें हर किसी ने कुछ सिखाया। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बुफे ने सिखाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वेल्थ बिल्डिंग है जो आपने कहा, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग है, क्या ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है इससे भी पॉसिबल है? जो मेरी स्टडी कहती है, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बन सकती। और कोई माइंड में ऐसी चीज़ आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट बात जो मैसेज आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें? तो मेरी पूरी उसकी जो लर्निंग की समरी वन लाइनर पता क्या है कि हमें इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए लॉन्ग टर्म गेम के लिए अगर हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे पैसा जो है ना वो कुछ सालों में डबल होता है। बहुत सारे लोग शक की निगाह से देखते हैं कि यार ये तो किताबी बातें हैं। और जो पोर्टफोलियो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऑन एवरेज तकरीबन अस्सलाम वालेकुम जी, अली शाह हेयर। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको एक सीरीज़ कर रहा हूँ जिसको सिप सीरीज़ कहते हैं, जिसमें आपको बता रहा था कि यार अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो उससे आपने इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है। मंथली अगर आप 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। फिर उसका पार्ट 2 आया था कि अगर आप 10,000 से 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अभी रिसेंटली मैंने पार्ट 3 किया था कि यार चलो अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपया है, अगर आपकी इनकम 4-5 लाख रुपये है तो इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, 50,000 से 1 लाख। और ये आपकी डिमांड पे हुआ था, आप लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं। तो आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग आपके पास कन्वर्सेशन लेके आए हैं। मेरे साथ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो फ़ारूक रशीद हैं, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ कॉर्पोरेट सेक्टर से है। ये पिछले कुछ 25 साल से कॉर्पोरेट इनका जर्नी रहा है और बड़े अच्छे लीडिंग रोल्स में ये रहे हैं। लेकिन इनका जो पैशन है वो इन्वेस्टिंग है और फाइनेंशियल एजुकेशन है। तो इस साइड पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और मुझे स्टॉक्स की तरफ लाने का सेहरा भी इन्हीं को जाता है। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। अब आज की जो गुफ्तगू है उसका मकसद ये है कि हम आपसे शेयर करें कि कैसे पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड है, जिसमें रुपी डिप्रिशिएशन भी हो रही है और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपको पता है, इसके बावजूद एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग कैसे की जा सकती है। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो देखने में तो लग रहा होता है यार ज़बरदस्त किस्म का पाथ है, लुक्रेटिव सा पाथ है, लेकिन इट गेट्स यू नोवेयर। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे फ़ारूक से। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू ये- सो मच फॉर इनवाइटिंग। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये हमारी आपकी सेकंड अपीयरेंस है और पहले हमारी गुफ्तगू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं हुई, लेकिन आज का फोकस यही होगा। बिल्कुल ठीक। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो आपकी फ़िलासफ़ी है कि कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है इररिस्पेक्टिव कि उस पास कितना अमाउंट है, हो सकता है वो उसकी सैलरी 50,000 रुपये हो और वो 5,000 अफोर्ड कर सकता हो, वर्सेस एक बंदा है जो शायद लाख रुपया, 2 लाख रुपया कभी सिप कर सकता है, पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। तो कैसे वो जर्नी स्टार्ट करे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आज डिस्कशन करेंगे ना उसकी कोर थीम क्या है कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग क्विक मनी, वी आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू सडनली डोंट गेट पुअर। सो दैट इज़ द थीम, राइट? तो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में जो वेल्थ बिल्डिंग है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इट इज़ देयर इज़ नो क्विक मनी अर्निंग सोल्यूशन इन पाकिस्तान। आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे वो 5,000 हैं, चाहे 5 लाख हैं, चाहे 5 मिलियन हैं, जो कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे वो है ऑल वेदर फंड। कि आप ऐसे इन्वेस्ट करें कि रिगार्डलेस ऑफ के इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, क्या डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, प्रॉपर्टी नीचे आ रही है, जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो पाकिस्तान में प्ले आउट करे, आपकी इन्वेस्टमेंट दो काम कर रही है। एक कि वो कैपिटल प्रिजर्व कर रही हो, यानी जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो एरोड ना हो, और दूसरा आपको एक रीजनेबल रिटर्न दे रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सारी डिस्कशन होगी। वो लोग जो क्विक मनी बनाना चाह रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके लिए मे बी ये बहुत रेलिवेंट डिस्कशन नहीं है। तो ये थीम है आज की जो हम डिस्कशन इंशाल्लाह कर रहे होंगे। एक्सीलेंट। तो आप बताएं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी बंदा जो इसको देख रहा है वो स्टार्ट कहाँ से ले इन्वेस्टिंग का? सबसे बड़ा एक चीज़ होती है, इनर्शिया होता है
कि कई लोग वैसे ही सुस्त होते हैं, वो कहते हैं यार बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं यूट्यूब पे देख देख के वीडियोस, तो दे आर अनएबल टू स्टार्ट। तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से करें वो? बड़ा सिंपल है, दो दो लेवल्स हैं। एक तो मेंटल कि एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर है मेरे ख्याल में। माइंडसेट होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म, कि हम वेल्थ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हम 10 15 20 साल का व्यू ले रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर है। अगर हम इसे क्रॉस कर लें तो वेल्थ बिल्डिंग बहुत आसान हो जाती है। और वेल्थ बिल्डिंग में एक जो जो की कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि हम जब वेल्थ को बिल्ड करने की बात करते हैं ना, तो वो एक शुरू में बहुत स्लो और पेनफुल प्रोसेस है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो आज हम पोर्टफोलियो जो भी हम डिस्कशन करेंगे, ऑन एवरेज 4 साल 4.5 साल में वो पैसे डबल करते हैं। एंड लेट्स सपोज अ पर्सन स्टार्ट्स विद 1 million रुपीज़ टुडे, 4 years में 2 million, 8 साल में 4 million, 12 साल में 8 million, 16 साल में वो 16 million, और 20 साल में 32 million की हम बात है। 10 लाख रुपया, 3.2 करोड़ रुपया बन जाएगा 20 साल में। लेकिन शुरू में लगेगा कि बहुत स्लो प्रोसेस है, तो ये स्लो प्रोसेस है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है एंड पे। तो ये माइंडसेट इज़ द गुड स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद फिर बाकी स्ट्रेटजी आती है जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हो। ये जो माइंडसेट की बात की और आपने जो बात की कि आपने थोड़ा सा कंपाउंडिंग को टच किया कि कैसे पैसा जो है ना वो कुछ सालों में डबल होता है, बहुत सारे लोग इसको स्केप्टिकली देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं कि यार ये तो किताबी बातें हैं, पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन भी है, रूपी डेप्रिसिएशन भी है, और ये जो साइकिल्स आते हैं, बूम बस साइकिल्स आते हैं, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्शन लेती है या क्रैश हो जाती है। कैसे आप समझते हैं कि ये चीज़ें वर्क करती हैं? अच्छा, मैं तो डेटा की बेस पे बात करूँगा, ओपिनियंस की बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इन्वेस्टर था जिसने आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, राइट? और ऑन एवरेज जो उसका रिटर्न होगा 20 साल का, वो तकरीबन 19% है, राइट? 19% का मतलब ये कि 4 साल में तकरीबन पैसे डबल हुए। तो आप, और ये फैक्ट है, आप फैक्ट चेक करेंगे तो हर साल ऑन एवरेज 19% रिटर्न उसने किया। यस, कोई साल ऐसे भी आए कि 58% मार्केट ड्रॉप कर दे, कोई साल ऐसे भी आए कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अगर किसी ने 20 साल अपने पैसे इन्वेस्टेड रखे हैं तो उसने हर 4 साल में डबल किए हैं। उसका 10 लाख जो है वो 3.2 करोड़ बना है पास्ट हुए। और जो पोर्टफोलियो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऑन एवरेज तकरीबन 17.1% रिटर्न देता है हर साल। और उसको भी, और वो भी पैसे 4 साढ़े 4 साल में डबल हो रहे हैं उसमें भी। तो ये फैक्ट्स हैं, ये कोई कोई किताबी बातें नहीं हैं। आई थिंक हम लोग चूँकि एनालाइज नहीं करते, तो मैं दावत दूंगा ऑडियंस को कि वो जाएं पास्ट में, उठाएं इंफॉर्मेशन किसी भी एसेट क्लास में, और देखें कि वो किस तरह और पैसे जो है इवॉल्व किए हैं। तो जो कंपाउंडिंग है, इट इज़ अ फैक्ट, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये डाटा की बेस में वेरीफाई हो सकता है। एक्सीलेंट। आपने बात की एसेट क्लास की, थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि एसेट क्लासेस क्या क्या अवेलेबल हैं, और जो जिस पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे हैं जिसमें कुछ सालों में पैसा डबल हो जाता है, ये जो फिगर है इसमें क्या सिर्फ स्टॉक्स ही शामिल हैं या इसमें फिर और भी एसेट क्लासेस हैं, कोई इसके अंदर डिवर्सिफिकेशन भी इन्वॉल्व है? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक स्टेप पीछे रहता हूँ ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है जिसकी हम बात, एंड देन आई कम टू द एसेट क्लासेस ऑल्सो। रे डेलियो इज़ अ वेरी फेमस हेज फंड मैनेजर। ब्रिज वाटर्स के नाम से उसने एक हेज फंड बनाया, और वो हेज फंड जो है वो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दे आर मैनेजिंग मोर देन $150 बिलियन आजकल वो लोग मैनेज करते हैं। रे डेलियो की अपने भी सारे ही बिकेम बिलियनर, उसके अपनी पर्सनल वेल्थ भी बहुत ग्रो की इस प्रोसेस में। तो उसने कहा कि क्या मैं ऐसा कोई फ़ंड बना सकता हूँ, ऐसा ट्रस्ट फंड अपनी फैमिली के लिए, जिसमें पैसे इन्वेस्ट करूँ और भूल जाऊँ, और 100 साल इन्वेस्टेड रहें और मुझे दोबारा उस फंड को ना देखना पड़े, तब भी वो फंड लॉस ना करे और हर साल एक डिसेंट रिटर्न दे रहा हो रिगार्डलेस ऑफ कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। उसने इस पे बहुत रिसर्च की, और उसके बाद उसने इसको कहा दिस इज़ ऑल वेदर फंड जो उसने बनाया। अच्छा, अब ऑल वेदर फंड क्या है? जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है कि चाहे कुछ भी हो रहा है इकॉनमी में, बूम है या बस्ट है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ग्रोथ है या क्योस है, ये फंड पॉजिटिव परफॉर्म करता रहेगा। इसको कहते हैं ऑल वेदर फंड। अब अगर हम इसको देखें तो कोई भी एक एसेट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अगर हम बात करें, स्टॉक्स इज़ वन एसेट क्लास, बॉन्ड्स
या जो इंटरेस्ट बेस्ड या सकूक्स जो हैं इज सेकंड एसेट क्लास, दिस इज फिक्स्ड इनकम, राइट। थर्ड इज गोल्ड, फोर्थ इज डॉलर या फॉरेन करेंसी, तो ये, और फिफ्थ इज प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये 5 एसेट क्लासेस हैं। तो रे डेलियो ने क्या किया, उसने अपने लिए एक ऑल वेदर फंड बनाया जिसमें उसने कहा कि 55% मैं रखूँगा बॉन्ड्स में, 25 to 30% मैं रखूँगा एक्विटीज़ में, और रिमेनिंग मैं रखूँगा जो वो कैश में, ताकि वो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती तो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। लेकिन वो जो उसका है वो यूएस के लिए तो सूटेबल है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसी लर्निंग को मैंने रिसर्च की, स्टडी किया और उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया, और जो हमारे यहाँ पे एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानियों के लिए एक ऑल वेदर फंड बनाया। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, चाहे किसी ने 5,000 इन्वेस्ट करने हैं या 5 मिलियन करने हैं, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उसको ऑल वेदर फंड ही बनाना चाहिए। अमाउंट के चेंज होने से फिलॉसफी चेंज नहीं होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक्सलेंट। सो ऑल वेदर फंड को मैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो भी कह सकता हूँ। एग्जैक्टली। ग्रेट। सो इसमें जो चेंजेस आती हैं, अगर एक बंदा है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और वो देखता है कि यार मैंने, जो आपने बात की कि यार कुछ टाइम्स ऐसे भी होते हैं जब मार्केट जो है ना वो आपको टेस्ट कर रही होती है। सो समटाइम्स इट सीम्स, आजकल जैसे KSE 100 इंडेक्स जो है वो ओवर 168 के है, सो वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। जो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, लेकिन इस वक्त काइंड ऑफ एवरीबडी हैज़ पिक्ड अप और उसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब करीब है। लेकिन हमने ऐसे सिनेरियोज भी देखे हैं जब ये मार्केट क्रैश होती है, जैसे कोविड के टाइम पे हुई या उससे पहले हमने देखा कि जो फाइनेंशियल क्रंच आया एंड ऑल दैट। तो जब मार्केट क्रैश होती है तो तब इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या वो टाइम्स आपने फैक्टर इन किए हैं इस पोर्टफोलियो जो ऑल वेदर फंड या ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाया है, इसकी रेजिलियंस को चेक करने के लिए? 100% यू आर राइट। देखिए असल में इशू क्या है, जब भी आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपने बात की स्टॉक्स में, ये पिछले 15 साल में 4 साल ऐसे गुजरे हैं कि स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, सो मच सो कि 58% भी ड्रॉप आया। अच्छा, तो एक एसेट क्लास फ्लक्चुएट करेगी, ये फैक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन एक तरह की नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन एक तरह की नहीं है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक तरह की नहीं है, तो इम्पैक्ट करेगी। अच्छा, अगर कोई भी इन्वेस्टर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा और जब भी डाउन टर्न आएगा तो 2 चैलेंजेस होंगे उसके पास। नंबर 1 कि अब करना क्या है, अब तो उसकी वेल्थ डिटेरियोरेट हो गई और उस टाइम पे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई उसको, तो ही और शी विल बी इन लॉस, नंबर 1। नंबर 2, जो एक चीज़ हम कंसिडर नहीं करते कि जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है इस चीज़ में से गुजरने के लिए, वो हम में से 99% लोगों के पास नहीं है। हम में से बहुत कम लोग इमोशनल ट्रॉमा हैंडल कर सकते हैं कि उनकी वेल्थ 58% रिड्यूस हो जाए और वो फिर भी उसी एसेट में इन्वेस्टेड रहें। तो लोग पैनिक करते हैं, एसेट से निकालते हैं, लोएस्ट प्राइस पे उठा के किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ वो एसेट मोस्ट प्रॉब्ली, जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है, कोई और एसेट ऊपर गया हुआ होता है, प्रॉपर्टी ऊपर गई हुई होती है, गोल्ड ऊपर गया हुआ होता है, मे बी डॉलर ऊपर, उसमें इन्वेस्ट करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर जब वो क्रैश करता है लोएस्ट पॉइंट पे उसको बेचते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल एरोडिंग देयर 90% ऑफ वेल्थ थ्रू दिस प्रोसेस। ऑल वेदर फंड क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंटल पीस। कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं होगा कि आपका फंडामेंटल वेल्थ जो है वो नेगेटिव में जाए, तो एक मेंटल पीस होगी। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल एक बंदे ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया 190 पे, जब स्टॉक ने हिट किया उस टाइम पे इन्वेस्ट किया उसने, लेट्स सपोज अगर उसने ऑल वेदर फंड बनाया होगा, ये स्टॉक मार्केट नीचे आई है लेकिन गोल्ड ऊपर गया, तो उसका कुछ पैसे गोल्ड में पड़े, उसके कुछ पैसे जो हैं वो सकूक्स में पड़े हुए हैं, उसके कुछ पैसे करेंसी में पड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि पूरा पोर्टफोलियो बैलेंस कर रहा है अपने आप को, और ओवरऑल बेसिस पे इसीलिए इसको ऑल वेदर कहा जाता है कि वो लॉस में नहीं होगा। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, बट फंडामेंटल रीज़न ये है कि एक एसेट क्लास पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इज़ वेरी डेंजरस इमोशनली ऑल्सो एंड एज फार एज रिटर्न इज कंसर्न उसके केस में भी। गुड पॉइंट। आपने बात की कि जो लोग पैनिक में निकालते हैं, 58% मार्केट क्रैश उनको निकालना पड़ गया। अब कई दफ़ा मजबूरी भी होती है जिसमें उनको कोई ऐसा ख़र्चा आ जाता है जो उन्होंने फोर्सी नहीं किया होता, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बच्चों की फ़ीस अदा करनी होती है, विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कर रहे हों इन्वेस्टमेंट तो आप
जेन में सोचे कि इसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरा होराइजन कितना है, राइट? True. क्या आप ये चीज़ें फैक्टर इन करते हैं इस ऑल वेदर बिफोर वी डाइव इन फर्दर इनटू द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ऑल वेदर पोर्टफोलियो? क्या ये चीज़ें भी फैक्टर्ड इन होती हैं कि जब आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट यू डोंट रन इनटू सच सिचुएशन जहाँ पे पैनिक अटैक आपको हो रहा है, आपको पता चले यार मेरा तो ये दिस इज समथिंग अर्जेंटली नीड और मुझे इसको पुल आउट करना है। गुड पॉइंट। अच्छा, ऑल वेदर पोर्टफोलियो इसी रिस्क को हेज करने के लिए एक इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। अच्छा देखें, जब भी आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको आज ज़रूरत पड़ जाती है और आपको निकालने पड़े, तो आपके पास ये श्योरिटी होगी कि आपका फंडामेंटल कैपिटल एरोड नहीं हुआ, तो आप लॉस पे किसी चीज़ को नहीं बेच, राइट? दूसरा एक है कि जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक सर्टन पोर्शन कैश टाइप एसेट्स में भी इन्वेस्टेड है जो वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करते। आप उधर से पैसा निकालते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास एमरजेंसी फंड अवेलेबल होता है और आपके पास ऐसी एसेट क्लास अवेलेबल है उसमें जिसमें आप निकालेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो येस, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। अदरवाइज कोई भी एक एसेट क्लास शायद उसको नहीं कर दी, अनलेस उनके आपने कैश में पैसे रखे हैं या आपने डॉलर में रखे हुए हैं। अदरवाइज बाकी स्टॉक्स में अगर रखे हुए हैं तो यू नेवर नो, जब आपको ज़रूरत पड़े तो स्टॉक मार्केट किस लेवल पे होगी, हम में से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो चैनल पे हमारे व्यूअर्स हैं, वो एक तो वो लोग हैं जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और वो डिफरेंट रेंजेस के हैं, 5 से 10 हज़ार पर मंथ करने वाले भी हैं, 50 हज़ार करने वाले भी हैं, लाख भी हैं, और कई भाई ऐसे भी कमेंट करते हैं कि यार 3 लाख अगर मैं मंथली इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैंने क्या करना है, राइट? फिर पाकिस्तानी जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है, यूके में, यूरोप में, यूएस में, गल्फ में, दे आर ऑल्सो वॉचिंग। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है या सबके लिए है? और प्लस इसकी ब्रैकेट्स हैं कोई कि इतना इन्वेस्टमेंट आपको लाजमी करनी है या जितनी हस्बे तौफीक आप कर सकें? जैसे बिरयानी बनानी तो हस्बे जायका आप नमक मिर्च ऐड कर लें। अच्छा, ये पोर्टफोलियो के बेसिकली कोई भी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि पैसों का कट नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए ये एप्लीकेबल है और मुल्कों के लिए मैंने उस पर काम नहीं किया। और ये क्यों आप कहते हैं कि ये और मुल्कों पे एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि कुछ मार्केट्स मैच्योर हैं, जैसे यूएस है, यूएस की स्टॉक्स मार्केट या इंडिया की मार्केट हमसे आगे हैं, और कई हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इंडिया की मार्केट को देख के बड़े इंप्रेस होते हैं कि लोग वहाँ पे 5-5 हज़ार करोड़ बना चुके हैं। हाँ, मनीष है, पेब्रॉय, राइट? Yeah. और इस तरह एक दो और भी हैं, अग्रवाल एंड ऑल दैट। वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। तो ये लोग, इन लोगों ने बड़ी इनसेन वेल्थ बनाई हुई है, तो कुछ लोग सेम फार्मूले पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये वाला फ्रेमवर्क है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेबल है? अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान में एप्लीकेबल, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट ऑल वेदर फंड का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल। यूएस में रेड एरियो ने अपने लिए यूएस के लिए बनाया, राइट? मैंने उसको पाकिस्तान के लिए ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है उसमें एसेट क्लासेस कौन सी आएंगी और किस परसेंटेज में आएंगी वो वेरी करती है मुल्क के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, रेड एरियो ने कहा कि मैं जो है वो तकरीबन 55% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँगा, 25-30% स्टॉक्स में करूँगा। उसने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की, उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की, वो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में था। जो पोर्टफोलियो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर मुल्क के लिए ही एप्लीकेबल है। ये इंडिया के लिए भी होगा, लेकिन वहाँ पे एसेट क्लासेस में भी चाहिए होता है। दूसरा, हमें स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान में 1% पॉपुलेशन शायद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, 3-3.5 लाख लोग कह रहे हैं कि जो करते हैं, राइट? इंडिया में 6% है, अमेरिका में 55% है। खाली जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी है, ये बहुत सारे डायनामिक्स को चेंज कर देती है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में जो अगर स्टॉक ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा, +-10% से ऊपर नीचे होता है तो वो उसको लॉक कर देती है। अमेरिका में ये 20% है, राइट? लिक्विडिटी रेशियोज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जिसमें आप शेयर खरीदने जाएंगे शेयर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, बेचने जाएंगे तो बायर अवेलेबल नहीं होगा। अमेरिका में ये इशू नहीं है। अमेरिका में इन्फ्लेशन 1 से 2% है, हमारी इन्फ्लेशन 15% तक चली जाती है, 30% तक चली जाती है, राइट? तो हमारे इश्यूज़ बहुत डिफरेंट है। हमारी स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है 7 से 8 के मल्टीपल पे, अमेरिका की स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है 30 के मल्टीपल पे, राइट? तो अगेन वी हैव वेरी स्पेसिफिक, तो हर कंट्री के अपने स्पेसिफिक सिनेरियोज़ हैं और उन सिनेरियोज़ के हिसाब से हमें
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसको बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए इंडिया की बात सुन के, यूएस की बात सुन के अगर हम वो चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो हम बुरी तरह वहाँ पे नाकाम हो सकते हैं। और ये जो नंबर्स की बात करें ना, तो मेरे ख्याल ऑफिशियली अब उन्होंने नंबर्स दिए हैं कि वो लाइक 5 लाख हो गए जो नंबर ऑफ यूजर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है विच इज़ इन अ कंसल्टेशन स्टेज राइट नाउ, कि एससीसीपी ने बेसिकली ये गुजारिशात आगे दी हैं कि जो अकाउंट ओपनिंग है ना, उसको ज़रा आसान बनाने के लिए आपको बायोमेट्रिक की बजाय अगर आप सिंपली नादरा से उसको कनेक्ट कर लें, अगर आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है ना नादरा का किसी बैंक अकाउंट, तो फिर बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसका फ़ायदा हो जाएगा जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये अभी कंसल्टेशन स्टेज में है, लेकिन आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप। अगर ये हो जाता है तो आई थिंक दैट विल बी दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये बताएं कि क्या ये जो आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मेथड है, आपने वॉरेन बफेट का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में एकदम आया कि एक चीज़ पाकिस्तान में ये भी कही जा रही है कि हर बंदा आजकल जो है ना, बच्चे बच्चे उठ के वॉरेन बफेट की एग्जांपल देके तो कहते हैं जी कि फलाना जो है ना वॉरेन बफेट बन गया। तो वो कहते हैं जी ये जो हर बंदा वॉरेन बफेट बना हुआ है पाकिस्तान में। तो क्या सिर्फ आप वॉरेन बफेट की मेथोडोलॉजी को देख रहे हैं, या ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग जो आपकी है इसमें और भी जो एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के, वो भी आपने शामिल किए? रियल वैल्यू का भी आपने नाम लिया, कुछ और लोग भी हैं या सिर्फ ये? देखिए, इसमें पीटर शिफ है और बहुत सारे उनसे इंस्पायर होकर बनाया गया या उनके मेथोडोलॉजी को प्रिंसिपल्स को उठा के मैंने काफ़ी लोगों को स्टडी किया। देखिए, ऑल वेदर फंड का कॉन्सेप्ट तो रे डेलियो का, राइट? उसके बाद हर किसी ने कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल वॉरेन बुफे ने सिखाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि कोई भी एसेट आपको उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू से नीचे परचेज करना चाहिए। क्यों? कि अगर आपके एनालिसिस में या आपके फेयर वैल्यू एस्टिमेशन में कोई गलती है तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कवर हो सकती है। तो बेसिकली आप डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, आप सेल पे खरीद रहे हैं एक लिहाज से, राइट? ये वहाँ से लिया गया। इसीलिए जब मैं स्टॉक की रिकमेंडेशन करता हूँ लोगों को, तो मैं एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये वहाँ से लर्न किया। इसी तरह पीटर शेफ ने कहा कि जी मुझे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग और वो करना चाहिए। तो बेसिकली देयर ऑल लर्निंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। लेकिन किसी एक से इंस्पायर्ड नहीं है ये पूरी चीज़। पाकिस्तान, अच्छा, मैंने जो भी काम किया, जो भी रिसर्च की, एसेट क्लासेस आइडेंटिफाई की, परसेंटेज आइडेंटिफाई की, मैंने एक टेस्ट अप्लाई किया। ऑल्दो वो टेस्ट आई विल बी वेरी क्लियर 100% एप्लीकेबल नहीं है फ्यूचर के लिए, बट एक कॉन्फिडेंस देता कि जो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, अगर ये पिछले 15 साल पहले किसी ने बनाया होता तो आज हम कहाँ खड़े होते, कितने साल ये लॉस में होता, कितने साल ये प्रॉफिट में होता, वर्सेस अदर एसेट क्लासेस ये कैसा परफॉर्म करता। तो बैक टेस्ट कहते हैं इसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में। वो करके इसको वेरीफाई किया गया। तो येस, देयर आर लर्निंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई रीड अ लॉट। मैंने लोगों को स्टडी किया, अप्लाई करने की कोशिश की, बट जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूरी लर्निंग्स अप्लाई करें तो हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है वो असल में कैसा परफॉर्म करती इन द पास्ट। येस, इट देयर इज नो गारंटी कि वो पास्ट फ्यूचर में भी ऐसे करेगी, बट इट गिव्स अस एटलीस्ट सम कॉन्फिडेंस कि ये, और ये एक इस्टेब्लिश तरीका। आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई है, फॉर एग्जांपल आज कोई कहता है कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, बैक टेस्ट कर लें, 15 साल पहले ये स्ट्रेटजी होती तो आज हम कहाँ खड़े होते हैं। कोई कहता है मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो हम कहाँ खड़े होते हैं। तो ये वी हैव टू सी दैट कि हम कैसे और कितने साल उसमें लॉस में होते, कितने प्रॉफिट में होते, कितने टाइम पे हम जो है वो अपना कैपिटल अरोड करते, कितने टाइम पे वो करते। तो दिस इज़ द मेथोडोलॉजी दैट आई हैव फॉलोड, लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑल्सो बैक टेस्टेड द मेथोडोलॉजी ऑन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। वेरी इंसाइटफुल। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना, आपने कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने एक से पिक किया। असल में ना रिसेंटली हमने एक एक्सपो में शिरकत की जो मनी मैटर्स थी लास्ट वीकेंड पे इस्लामाबाद में, और उसमें मेरे पास एक चैनल के व्यूअर आए और उन्होंने मुझे आके बताया कि आपकी जो एक पॉडकास्ट थी उसमें यूसुफ फारूक हैं जो चेज़ में होते हैं, तो ही वाज इनवाइटेड, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि मुनिश पिब्रॉय का एक फ्रेमवर्क उन्होंने डिस्कस किया। तो देखें उस बंदे ने उसे पिक किया है और उसने उस चीज़ के ऊपर बात की। तो आई वॉन्ट टू लर्न मोर फ्रॉम यू अबाउट दिस, और मुझे 2-3 एग्जांपल दें कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आपने स्टडी किया और वहाँ से आपने क्या चीज़ पिक की। अच्छा, देखिए, बड़े लोग 2-3 आपको मैं, अब मुझे नाम एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा नामों का हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ मॉर्गन हाउसल का मेरे ख्याल आपने रे डेलियो से ऑल वेदर फ्रेमवर्क, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉरेन बुफे, बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बुफे के भी टीचर थे, उन्होंने कहा जी आपको बुक वैल्यू से कम, उसने एक सर्टन रेशोज दी कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि ये स्टॉक जो है वो शेयर या कोई भी एसेट जो है वो कम वैल्यू पे बिक रहा है, मोस्टली इन शेयर्स। अच्छा, फिर देयर वाज अ वेरी गुड बुक, उसका नाम था क्रैश प्रूफ। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने लिखी थी। उसमें उसने बात की कि
आपने मैक्रोइकोनॉमिक सिचुएशन में जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, हाउ कैन यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ केओस इन द इकोनॉमी, कुछ प्रिंसिपल्स मैंने वहाँ से लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ जगहों पे अगर आप स्टडी करते हैं तो जिस तरह करेंसीज में और गोल्ड मैक्रोइकोनॉमिक को कैसे स्टडी किया जाता है, वो एंगल, तो आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दोज लर्निंग्स जब मैंने उसको देखा। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और इन्वेस्टर ने, जहन में नाम नहीं आ रहा इस टाइम पे, उसने कहा सेकंड ऑर्डर थिंकिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पीटर शिफ आपने पहले बोला मेरे था वो। ख्याल में, अब आई एम जस्ट मिक्सिंग प्रॉब्ली, ओके, नो। वो उसने का कॉन्सेप्ट है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है कि आज फॉर एग्जांपल जंग हो रही, ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है, जियोपॉलिटिकल की वजह से हमारे चांसेस हैं कि ऑयल प्राइस ऊपर चली जाएगी। ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी तो जो ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे, बिकॉज कंपनीज प्रॉब्ली विल मेक स्लाइटली मोर मनी, राइट। ये दिस फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन सेकंड ऑर्डर क्या है, ये होगा तो क्या होगा, सब लोग उसके स्टॉक खरीदेंगे, वो स्टॉक ओवर प्राइस होंगे। ओवर प्राइस होंगे तो जब ये सिचुएशन ठीक होगी या वो हुआ तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम इफ़ यू अप्लाई टू बाई इवन ENP स्टॉक्स, जो कि अपेरेंटली फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में लग रहे इतने चाहिए, बिकॉज वो उस शेयर की प्राइस में फैक्टर इन ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज सब लोगों का सेम इन्फॉर्मेशन है, सर, राइट। सो दिस इज द थिंग, so this is one of the principle that I applied कि अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड ऊपर जा रहा है, गोल्ड क्योस की वजह से गोल्ड ने सर्टन तरीके से परफॉर्म किया है, तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तो यही कहती है कि लें, लेकिन आप थिंकिंग करेंगे जब पूरा क्राउड उस तरफ जा रहा है तो शुड यू बी वेटिंग कि ये दोबारा वापस आएगा, नॉर्मलाइज होगा और आप उस टाइम पे खरीद रहे हो। तो दिस इज वन प्रिंसिपल। सो अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आई हैव अप्लाइड, बट किसी एक प्रिंसिपल पे वेस्ट नहीं है। मेरा व्यू ये है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल एंड देन ट्राई टू अप्लाई एंड देन टेस्ट दैट लर्निंग वट एवर वी हैव लर्नड, कि वो हमारे सिनेरियो में हाउ डिड वर्क आउट। अगर वो वर्कआउट ही नहीं कर रही फिर इट इज़ नॉट एन एप्लीकेबल लर्निंग। एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या किताबी बातें कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो वेल्थ बिल्डिंग है, जो आपने कहा लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग है, क्या ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है इससे भी पॉसिबल है? अच्छा देखिए अरे ये मेरा एक, बहुत सारे लोग टेक्निकल्स पे करते हैं, हेड एंड शोल्डर ग्राफ बन गया, फलानी कैंडल्स चली गई, उसको ये हो गया, इसको स्टडी करते हैं। मेरा जो मेरी स्टडी कहती है, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बन सकती। उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लेट्स अज्यूम कि एक बंदा साल में सिर्फ 50 ट्रेड्स करता है, और जो ट्रेडर होते हैं वो एक दिन में 3-4 ट्रेड्स कर रहे होते हैं, राइट। 50 ट्रेड्स करता है, हर ट्रेड पे आपको ब्रोकरेज फी देनी है, विच इज़ अराउंड 0.3% इन पाकिस्तान, राइट। आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है, जो भी आप अर्न करेंगे 18% के करीब कैपिटल गेन टैक्स है। आपने उसमें किसी में प्लस लॉस करेंगे, किसी में वो करेंगे। मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि अगर आपने 25% रिटर्न अर्न किया ट्रेडिंग से, विच इज़ बाय द वे वॉरेन बुफे का लाइफ लॉन्ग रिटर्न इज़ 20%, राइट, ऑन एवरेज। 25% ट्रेड किसी को अर्न करने जब कोई करता है ट्रेडिंग पे, तो उसकी जेब में जो पैसे आते हैं ना, वो 12 से 13% होते हैं। सो नाउ इमेजिन, बिकॉज ये सब चीज़ एरोड हो जाती है, हम इसे कंसिडर नहीं करते। हमने कैपिटल गेन टैक्स देना है, हमने ब्रोकरेज फ़ी देनी है। अच्छा, और दो चीज़ें मैं आपको और शेयर करता हूँ। ये पॉसिबल है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट 10% नीचे गिरी, आपका स्टॉप लॉस उससे थोड़ा सा नीचे था, अगले दिन मार्केट हुई नहीं कि आपके उससे कुछ वो से और 10% नीचे से 15% नीचे से स्टार्ट हो सकती है। आपके पास एंड इंडिविजुअल ट्रेडर स्क्रीन ही 15 मिनट लेट डेटा शो कर रही होती है। आई थिंक द सिस्टम इज़ वर्किंग अगेंस्ट इंडिविजुअल ट्रेडर्स, स्पेशली इन पाकिस्तान। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई थिंक वेल्थ बिल्डिंग ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। आपको 25% रिटर्न देना है 12-13% नेट गेन करने के लिए। दूसरी बात, देखें, हिस्ट्री ने ये प्रूफ किया, आप रिसर्च कोई भी पढ़ें, US वगैरह में जहाँ पे भी लोगों ने बहुत कोशिश की, ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म में कोई पैसा नहीं बना सका। जिम साइमंस की बात की जाती है, जिसने एक बहुत बड़ा फंड बनाया, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, MIT का PhD, उसने मॉडल बनाया दुनिया के बेस्ट फिजिक्स के PhDs, और वो लोग रखे। येस, ही डिड मेड दैट मनी, दैट इज़ ओनली एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, एंड बेट दैट वी डोंट नो कि उसके पीछे क्या था, और वो भी एक लिमिटेड फंड उसने बनाया था। अदरवाइज देयर इज नो ट्रेडिंग हाउस इन द वर्ल्ड, रिसर्च सेज, जिसने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में एक रीजनेबल रिटर्न बनाया हो। दूसरी बात, पाकिस्तान के केस में वी आर ऑलरेडी, हम वो हैं।
अच्छा, हम करने की कोशिश क्या करते हैं ट्रेडिंग में? हम टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइमिंग, वी आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट वन वे और दी अदर, राइट? कोई भी इंसान टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम सोच, और हर वक्त आप स्क्रीन पे बैठे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, फिर वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो लोग जो समझते हैं कि हम ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं, वट दे आर सेइंग इज़ कि वी कैन ट्रेड बेटर दैन इंस्टीट्यूशंस, वी कैन ट्रेड बेटर दैन ब्रोकरेज हाउसेज, वी कैन ट्रेड बेटर दैन द पीपल हु आर रनिंग एल्गोरिथम्स एंड हैव सुपर कंप्यूटर्स एट देयर बैक। वी कांट डू दैट। दिस इज़ अ मिथ एंड आई वुड सजेस्ट टू द ऑडियंस कि प्लीज़, ये ट्रेडिंग इज़ अ लूजिंग गेम एट द एंड ऑफ द डे। गुड पॉइंट। अब आते हैं, आपने मुझे कन्विंस कर लिया कि यार ये बनाना है ऑल वेल्थ पोर्टफोलियो। अब इसकी तरफ आते हैं कि अब बना के बताएंगे इसमें क्या क्या होता है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल सही। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहले कि वेल्थ मेरे ख़्याल में, और जो मैंने पोर्टफ़ोलियो कोशिश की है बनाने की, जो पिछले 15 साल में 1 साल बहुत -0.14 लॉस में जाएगा, वरना 14 इयर्स इट विल बी इन द प्रॉफ़िट। ऑन एवरेज 17.1% रिटर्न गेन करेगा, व्हिच मीन्स कि हर 4 साल, सवा 4 साल में पैसे डबल कर रहा होगा। 20 साल में 10 लाख रुपया, साढ़े सवा 3 करोड़ रुपया बन जाएगा, राइट? इस पोर्टफ़ोलियो में क्या हो? बड़ा सिंपल है। 45% स्टॉक्स, 25% स्कूक्स, मनी मार्केट, 15% गोल्ड, 10% डॉलर, और 5% आप उसको जो है वो कैश में या किसी मनी उस पर रख लें। बिकॉज इसलिए कि वो जो आप बात कर रहे हैं, कभी बच्चों की फ़ीस देनी है, कुछ देना है वो, और प्लस ऑल्सो कभी अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ पे मिल जाता है, तो आप उसको फ़ौरन वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़, तो 45, 25, 70 हो गया, 15 गोल्ड हो गया, 10 वो हो गया, और 5 हो गया, तो 100% ही है। दिस इज़ अ जनरल गाइड। अब कौन से स्टॉक्स हैं वो हम इस पॉडकास्ट में उस डिटेल में नहीं जा सकते, बट देयर आर स्टॉक्स अवेलेबल। स्टॉक खरीदेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखेंगे। कोई भी एसेट हम खरीदेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ उसे खरीदेंगे, स्पेशली स्टॉक्स। तो ये चीज़ है कि हमने शुरू में जो पैसे, चाहे वो 5,000 हैं, चाहे वो 50 लाख हैं, हमने इसी तरह उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है, नंबर 1। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, जिसको कहते हैं रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। वो कैसे करना है? हर साल के एंड में आपने बैठना है और आपने देखना है कि अब मेरा जो मार्केट वैल्यू ऑफ माय वेल्थ वो क्या है और कितने परसेंटेज से डिवाइड होती है। लेट्स सपोज आपने देखा कि मेरे स्टॉक्स जो 45% होने चाहिए थे वो 55% हो चुके हैं बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? आप 10% बेचेंगे और जिस एसेट में कम हुआ है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बाय डिज़ाइन क्या होगा कि आप जो चीज़ ओवर वैल्यू हुई होगी उससे पैसा निकाल के किस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे? जो अंडर वैल्यू हुई हुई है। तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली प्राइस को ऑप्टिमाइज करता जा रहा होगा। सो दिस इज़ द सिंपल प्रिंसिपल। बाकी सारी इसकी जो है ना वो ट्रांसलेशंस हैं और इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। अगर कोई भी ये फॉलो करे, इन एसेट क्लासेस में रखे और टेस्ट कर लें आप पिछले 10-15 साल में, यू विल बी मेकिंग मनी एवरी ईयर विदाउट eroding योर फंडामेंटल कैपिटल। आपने बात ठीक की है कि हर बंदे की जो स्पेसिफिक सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है, तो वी कैन नॉट नेम द स्टॉक्स हियर। कोई हमसे करना चाहता है डिस्कशन, तो वी हैव अ 1-to-1 एडवाइजरी अवेलेबल। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा लिंक और उसको आप देख सकते हैं। ये बताएं कि ये जो जो आपने अमाउंट बोला है 20 लाख टू 3.5 करोड़ का जर्नी है, इसमें आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो बंदा जो डिविडेंड्स ले रहा है वो री इन्वेस्ट कर रहा है, जो चीज़ें हैं वो रोटेट कर रहा है, या वो फिर ये सिर्फ हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर, या उसने कुछ डाला ही नहीं है? 10 लाख से 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, राइट? आज 10 लाख इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड री इन्वेस्ट करता है, लेकिन और कोई अपनी तरफ से पैसा नहीं डाला। ये कंजम्पशन है उसमें। बेसिकली 10 लाख 17% पे इन्वेस्ट होगा तो 4-4.25 साल में जो है वो डबल होगा। तो आज 10 लाख इन्वेस्ट कर लें, 20 साल के बाद वो 3.25 करोड़ होगा। अगर एक बंदा 5 साल तक हर साल 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, तो इमेजिन द बेस्ट दैट ए पर्सन विल बी एबल टू क्रिएट। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स, उनके लिए जो लोग 2.5-3 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं, एक साल में 10 लाख रुपए जमा करना इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्पेशली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जो मिडिल मैनेजमेंट से ऊपर हैं, थ्योरेटिकली दे ऑल शुड बी बिलियनियर्स एट रिटायरमेंट, अगर उन्होंने 20-25 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और इसमें आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन के हिसाब की एडजस्टमेंट्स आती हैं, पैसा थोड़ा सा कम होता है, अगर आप वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर फैक्टर इन की हुई हैं? अच्छा, देखिए जो 17% रिटर्न है ना, वो ओवरऑल रिटर्न है।
अच्छा, अगर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन ओवरऑल आप देखें, ऑन एवरेज 6-8% इन्फ्लेशन होती है, तो नेट गेन आप 9% कर रहे हैं अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, बट इस कैल 17% से माइनस करके या वो करके वो नहीं किया, इट इज़ सिंपल 17% रिटर्न। बट द गुड थिंग इज द ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस इज इंक्रीजिंग योर परचेजिंग वैल्यू। इट इज़, अगर आप इन्फ्लेशन माइनस भी करें तो यू आर ऑन एवरेज 9-10% हर साल आप अपनी परचेजिंग पावर इंप्रूव कर रहे हैं। एक्सलेंट, दैट्स अमेजिंग। आप खुद एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस फ्रेमवर्क को खुद भी फॉलो कर रहे हैं? मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ और इसीलिए मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से जल्दी रिटायर होने का भी आपको आपको तो मेरे प्लान्स पता है। अमेजिंग। और आपका जो जर्नी है, लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन्वेस्टिंग सो फार? कब से स्टार्ट की थी आई आपने? हैव बीन इन्वेस्टिंग, देखिए मैं 2016 से एक्टिवली आई एम सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इन प्लानट। आई स्टडीड फाइनेंस यस, बट शुरू में इतनी नो हाउ नहीं होती, इसीलिए मैं लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ। यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ यार, जो 24-25 साल जिनकी उम्र है उनके पास तो दे कैन, वॉरेन बफे ने अपनी 90% वेल्थ 60 की एज के बाद बनाई है। टाइम इज़ ऑन, कंपाउंडिंग इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट। जिसके पास 30 साल है वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा पैसे बनाएगा सेम स्ट्रैटेजी के साथ जिसके पास 15 साल। तो अर्लियर द बेटर, इसलिए मैं लोगों को एजुकेट भी करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप यूथ की बात करें तो आपके जो अपने बच्चे हैं वो इस एज ब्रैकेट में आते हैं, लाइक आर दे इन द टीन एज येट और दे अर्ली टीन्स। उनको थोड़ा सा स्टार्ट किया आपने बताना? यस, मेरा जो बेटा है वो, उसको ये चीज़ अब समझ आनी शुरू हुई है एंड ही इज़ अर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, तो वो उसका थॉट प्रोसेस यही होता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ। और वो थोड़ा सा एजुकेट मुझे इसीलिए लगता है बिहेवियरल साइड पे इनको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है। इम्पल्सिव होके कभी क्रिप्टो ले लिए, कभी कुछ कर लिया, बट येस द थॉट प्रोसेस इज देयर। हाउ ओल्ड इज ही? ही इज़ 15 ईयर्स। Amazing. So I think that's the right age to experiment. Yes. And by losing, you learn. Some mistakes are always costly. Right. लेकिन I think these are the experiments which kind of makes you. It takes time. थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को हार्डन करने में, थोड़ा सा, ताकि आप जो है ना एकदम ओवरनाइट आप बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क टेकर तो नहीं बन जाते। आप आहिस्ता आहिस्ता रिस्क एपेटाइट बिल्ड करते हैं इफ़ यू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वही जो आप कर रहे हैं कि आप उनको एजुकेट कर रहे हैं कि स्टार्ट डूइंग इट। एग्जैक्टली। और कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो विच आर सपोज टू बी लर्न द हार्ड वे। उसको मैं जितना भी कह दूँ कि तुम ट्रेडिंग करोगे नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, जब तक वो 2-4 दफ़ा क्रिप्टो में ट्रेड करके लॉस नहीं करेगा उसको लेसन समझ नहीं आएगा। तो ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड अर्लियर द बेटर। यंग प्रोफेशनल्स मिड टीन्स दे शुड स्टार्ट डूइंग थिंकिंग कि किस तरह होना है, बिकॉज देखिए वर्ल्ड विल बी अ केओस। हमें नहीं पता एआई की वजह से कल जॉब्स होंगी नहीं होंगी। जो आपके चैनल में आप हमेशा बात करते हैं कि वन इनकम स्ट्रीम इज़ अ डेंजरस, इज़ वेरी डेंजरस दीज डेज, स्पेशली जिस तरह दुनिया इवॉल्व कर रही है। तो मुझे याद आ गया, हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट थी ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, वो इसके बारे में थी, एआई के असरात और बाकी चीज़ों के बारे में थी, लीडरशिप एंड ऑल दैट, विच इज़ द अदर साइड ऑफ योर कॉर्पोरेट लीडरशिप। तो ये बताएंगे, ये जो आपका आपने एक ज़बरदस्त का बनाया है ऑल वेदर पोर्टफोलियो, ये ऑल वेदर फंड, इसका अभी तक इसको टेस्ट किया गया है अदर देन योर सेल्फ, लोगों के साथ सोशलाइज किया है और उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए मैंने काफ़ी नॉलेजेबल लोगों के साथ सोशलाइज किया। देखिए आई एम जस्ट एन एवरेज कॉमन प्रोफेशनल। मैं ना तो इन्वेस्टर हूँ ना इन्वेस्टर पर्सनल लेवल पर ज़रूर हूँ, बट आई एम नॉट अ फंड मैनेजर और प्रोफेशनली ट्रेन। एफपीआर वाले भी देख रहे हैं, है ना। तो मैंने ये किया कि जो मैंने कहा, लेकिन मैंने फाइनेंस पढ़ी, मुझे शौक है, पैशन है। तो मैंने जब ये पूरा काम किया तो आई हैव टेस्टेड विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल, विद CFOs, with people who are very good in investing, even professional investors also, and it has been refined over a period of time. तो yes, it has been tested। और मैं ऑडियंस को भी कहूँगा इंशाल्लाह आपको कमेंट्स दें कि जो पोर्टफोलियो हम बात कर रहे हैं उसमें जो मर्ज़ी शेयर्स डाल लें, लेकिन गोल्ड और वो परसेंटेज रखें। 15 साल पिछला देखें, 15-20 साल में क्या हो, एंड हमसे अपने कमेंट्स शेयर करें। दैट्स अमेजिंग। फ़ारूक, हमने काफ़ी सा अच्छा कवर कर लिया। मुझे बताएं, और कोई माइंड में ऐसी चीज़ आ रही है जो लास्ट कोई इंपॉर्टेंट बात, जो मैसेज आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें? देखिए बड़ा सिंपल है। मैं बेंजामिन ग्राहम की हम बात कर रहे थे, वो हु वाज द टीचर ऑफ वॉरेन बफे एंड ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट इन्वेस्टर। उसने एक बुक लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसमें वो बड़ी अच्छी बात करता है। वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी जो टेम्परामेंटली सूटेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उससे मार खा जाएगा या उससे पीछे रह जाएगा जो टेम्परामेंटली सूटेबल है लेकिन मे बी इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो मेरी पूरी उसकी जो लर्निंग की समरी वन लाइनर पता क्या है, कि हमें इमोशनली
और मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए लॉन्ग टर्म गेम के लिए अगर हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं. Everything else you will find out details, analysis, ये वो. It is not analysis game. It is not game of your intelligence or being at the right time. It is a game of patience. और ये मेरा मैसेज है कि वेल्थ क्रिएट करनी तो पेशेंस इज ऑन योर शुड बी ऑन योर साइड, अदरवाइज यू लूज. थैंक यू वेरी मच फरूख. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. बड़ी अच्छी आपके साथ इंसाइटफुल डिस्कशन हुई और हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर रखेंगे ताकि कुछ तशनगी बाकी रह जाए और आगे भी नेक्स्ट भी आपको एपिसोड में हम मदू करेंगे इंशाल्लाह जल्द. तो व्यूअर्स ये थे फ़ारूक रशीद. इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑल वेदर पोर्टफोलियो शेयर किया और इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग क्वेश्चन खुल के करते हैं और हमें मौका मिलता है आपको खुल के जवाब देने का भी. और इसके साथ साथ अगर माइंड में और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट्स. कोई आपके माइंड में ऐसी फिलॉसफी है या कोई फ्रेमवर्क आप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर दैट विद अस, क्योंकि हम सब मिल कर लर्निंग कर रहे हैं. ये जो हमारी पॉडकास्ट की एपिसोड है ये हमने रिकॉर्ड की है लेजेंड 46 में, जो कि तख्लीक डेवलपर्स की तख्लीक है. और यहाँ पे इस वक्त हम बैठ के इसी किस्म के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जिससे अवाम नास को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल. तो ये चीज़ हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और आपको मौका मिले तो मैं आपको भी दावत दूंगा कि किस दिन आप चाय कॉफ़ी के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएँ. लेजेंड 46 इस्लामाबाद में वाक़ है. और इसके साथ साथ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. इसी किस्म का रेलिवेंट और बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट हम ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए और भी लेके आ रहे हैं. अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इसके साथ वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें. एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है हमारी वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाने में. और इसके अलावा अपने दोस्तों को जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, बिकॉज ये एक सदका जारिया है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.